हेलो एवरीवन, आज हम आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर 10 द स्टोरी ऑफ क्रिकेट का पार्ट सेकेंड और थर्ड पढ़ेंगे। इसके पहले वाली क्लास में हमने पार्ट फर्स्ट समझ लिया था। पार्ट फर्स्ट में यही बताया गया था कि क्रिकेट की शुरुआत कैसे हुई, वो कब खेला गया था, उसके जो टूल्स थे वो कैसे थे, पहले किस तरह से थे, फिर बाद में उसमें क्या चेंजेस आए। सो ये सब हमने पार्ट फर्स्ट में देख लिया था। अब पार्ट सेकेंड है वो जो हमें आज पढ़ेंगे। So let's start the part second. The origin of Indian cricket are to be found in Bombay, and the first Indian community to start playing the game was the small community of Zoroastrians, the Parsis. जो इंडियन क्रिकेट था वो बॉम्बे में फ़र्स्ट फाउंड किया गया था। इसकी मतलब ओरिजिन यानी इसका उद्भव या शुरुआत जो थी वो बॉम्बे में हुई थी। वहाँ की जो फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी थी उन्होंने खेला था। उस कम्युनिटी का नाम था जोरोस्ट्रियंस, मतलब जो पारसी लोग थे उन्होंने इसे स्टार्ट किया था। Brought into close contact with the British because of their interest in trade, and the first Indian community to westernize, the Parsis founded the first Indian cricket club, the Oriental Cricket Club in Bombay in 1848। अब ये जो था पारसिस का ब्रिटिशर्स से जो था क्लोज कांटेक्ट था, मतलब वो उनके काफ़ी करीब थे इस तरह से कि क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट था वो ट्रेड में, ट्रेड यानी जो व्यापार था उसमें था। और ये पहली इंडियन कम्युनिटी थी जो वेस्टर्नाइज थी। वेस्टर्नाइज यानी जो वेस्टर्न कल्चर को भी फॉलो करती थी, मतलब पाश्चात्य जो संस्कृति होती है उससे। और जो पारसिस थे उन्होंने फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब फाउंड किया था, उसका नाम था ओरिएंटल क्रिकेट क्लब, जो कि बॉम्बे में किया गया था 1848 में। Parsis clubs were founded and sponsored by Parsi businessmen like the Tatas and Wadias। जो पारसी क्लब था और उसको फंड और स्पॉन्सर किया था पारसी बिजनेसमैन जो अभी भी है, लाइक टाटास एंड वाडियास जो है उन्होंने। The white cricket elite in India offered no help to the enthusiastic Parsis। जो वाइट क्रिकेट एलाइट मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो गोरे लोग थे, उन्होंने इंडिया को जो पारसिस थे उन्हें कोई भी हेल्प ऑफर नहीं की थी क्रिकेट के लिए। In fact, there was a quarrel between the Bombay Gymkhana, a whites only club, the Parsi cricketers over the use of a पब्लिक पार्क। अब क्या था, उन्होंने कोई हेल्प तो ऑफ़र नहीं की और साथ ही में उनके बीच में झगड़ा भी हो गया था। जो बॉम्बे जिमखाना था जो कि सिर्फ वाइट्स का मतलब जो कि सिर्फ गोरे लोगों का क्लब था, उन्होंने उन्हें पारसिस तो वहाँ पर खेलने भी नहीं दिया और जो पब्लिक पार्क वगैरह थे उनके बीच में भी उसके लिए भी उनके बीच में इशू चलते थे। The Parsis complained that the park was left until for cricket because the polo ponies of the Bombay Gymkhana dug up the surface। अब जो पारसी थे उनकी ये भी कंप्लेन थी कि जो पार्क थे वो भी काफ़ी अनफिट थे। क्यों? क्रिकेट खेलने के लिए वो भी अनफिट थे क्योंकि वहाँ पर पोलो पोनीस खेला जाता था जिससे जो सरफेस था वो काफ़ी डगअप हो चुका था। मतलब जो पोलो पोनीस एक गेम होता है, पोनीस यानी जो हॉर्सेस होते हैं, घोड़े पे बैठ के पोलो खेला जाता है, तो उसकी वजह से क्या था, जो सरफेस था, जो ग्राउंड था पार्क का, वो काफ़ी उसमें गड्ढे पड़ गए थे। When it became clear that the colonial authorities were prejudiced in favor of their white competitors, the Parsis built their own जिमखाना टू प्ले क्रिकेट इन। अब क्या था, ऐसा देखा गया कि जो कॉलोनियल अथॉरिटीज़ है वहाँ की वो बिल्कुल भी पारसिस को हेल्प नहीं कर रही, तो जो पारसिस थे उन्होंने खुद ने अपना क्रिकेट खेलने के लिए जिमखाना बनाया। द राइवलरी बिटवीन द पारसिस एंड द बॉम्बे जिमखाना हैड अ हैप्पी एंडिंग फॉर दिस पायनियर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। अब क्या था, जो राइवलरी थी मतलब जो उनके बीच में अब दुश्मनी थी उसकी इस तरह से एक हैप्पी एंडिंग हो गई थी जो बॉम्बे जिमखाना और पारसिस के बीच में थी, जैसे कि ये इंडियन क्रिकेट की शुरुआत हुई उसके लिए। नाउ अ पारसी टीम beat the Bombay Gymkhana at cricket in 1889, just 4 years after the foundation of the Indian National Congress in 1885, an organization that was lucky to have amongst its early leaders the great Parsi statesman and intellectual Dadabhai Naoroji।
अब क्या था, ये जो बॉम्बे जिमखाना था उसको पारसी टीम ने 1889 में हरा दिया था, जस्ट बिफोर 4 इयर्स। मतलब कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो उसका फाउंड हुआ था, वो इस्टेब्लिश हुई थी उसके 4 साल पहले। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो 1885 में फाउंड हुई थी और उसके 4 साल बाद 1889 में जो पारसीज थे उन्होंने बॉम्बे जिमखाना को क्रिकेट में हरा दिया था। क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन के पास जो थे एक इंटेलेक्चुअल पारसी स्टेट्समैन थे, उनका नाम था दादा भाई नारोजी। इंटेलेक्चुअल यानी बहुत ही बुद्धिमान और चतुर और एक समझदार व्यक्ति थे। ठीक है, आगे वो बताते हैं, मॉडर्न क्रिकेट इज़ डोमिनेटेड बाय टेस्ट एंड वनडे इंटरनेशनल्स प्लेड बिटवीन नेशनल टीम्स। जो मॉडर्न क्रिकेट था उसमें वो डोमिनेटेड थे, मतलब वो उन पे रूल किया गया था। टेस्ट और जो वनडे इंटरनेशनल थे पहले वो खेले जाते थे नेशनल टीम के बीच में। The players who become famous, who live on in the memories of cricket's public are those who have played for their countries। मतलब वो प्लेयर जो अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं वो लोगों के बीच में याद रखे जाते थे, उन्हें याद रखा जाता था। The players Indian fans remember even now are those who were fortunate enough to play टेस्ट क्रिकेट। और वो प्लेयर्स भी जो फॉर्चुनेट थे, मतलब खुशकिस्मत थे कि जो टेस्ट मैच खेला करते थे, टेस्ट क्रिकेट खेला करते थे, उन्हें भी इंडियन फैंस याद रखा करते थे। आगे वो बताते हैं, C.K. Naidu, an outstanding Indian batsman of his time, lives on in the popular imagination when some of his great contemporaries like Palwankar Vittal and Palwankar Balu have been forgotten। अब क्या था, जो C.K. नायडू थे जो काफ़ी अच्छे बैट्समैन थे उस समय के, मतलब बहुत ही आउटस्टैंडिंग यानी बहुत ही अच्छे थे, अच्छे बैट्समैन थे, वो काफ़ी पॉपुलर थे उस समय और उन्हें याद भी रखा जाता है। और साथ ही उनके साथ जो खेलने वाले थे पलवनकर विट्ठल और पलवनकर बालू, उन्हें भुला दिया गया। इवन though Naidu was past his cricketing prime when he played for India in its first test matches against England starting in 1932, his place in India's cricket history is assured because he was the country's first test captain। अब क्या था, जो C.K. नायडू थे उन्होंने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 1932 में फर्स्ट टेस्ट मैच खेला था इंडिया की तरफ से, और वो उन्हें इंडिया की क्रिकेट हिस्ट्री में इसलिए याद रखा जाता है क्योंकि वो एक पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कंट्री को रिप्रेजेंट किया था, मतलब फर्स्ट टेस्ट कैप्टन थे कंट्री के। आगे वो बताते हैं, इंडियन एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन 1932, a decade and a half before it became an independent nation। जो इंडिया है उसने टेस्ट क्रिकेट में 1932 में एंटर किया था, बिफोर द इंडिपेंडेंट, मतलब जब हमें आज़ादी मिली थी उसके 15 साल पहले। अ डिकेड एंड हाफ का मतलब एक डिकेड जो होता है वो 10 ईयर्स का होता है और हाफ यानी 5 ईयर्स। तो जो 15 साल पहले हमें आज़ादी मिली थी उसके 15 साल पहले इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट में एंटर किया था, इट मीन्स 1932 में, और हमें इंडिपेंडेंट मिली थी 1947 में। This was possible because Test cricket from its origin in 1877 was organized as a contest between different parts of the British Empire, not sovereign nation। अब ये सब पॉसिबल था क्योंकि जो टेस्ट क्रिकेट था उसकी शुरुआत 1877 में हुई थी और ये सिर्फ जो ब्रिटिश एम्पायर के डिफरेंट पार्ट्स होते थे ना उनके बीच में ये कॉन्टेस्ट की तरह होता था। जो सॉवरेन नेशन, सॉवरेन का मतलब होते हैं शासक राज्य, मतलब जिस राज्य के ऊपर कोई ना हो वो खुद सोवरेन हो, मतलब इंडिपेंडेंट हो, वो खुद शासन करता हो, उस नेशंस के बीच में नहीं होती थी। द फर्स्ट टेस्ट वॉज प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया when Australia was still a wild settler colony। जो फर्स्ट टेस्ट था वो खेला गया था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जब ऑस्ट्रेलिया जो था वो वाइट सेटलर कॉलोनी था। वाइट सेटलर कॉलोनी का मतलब होता है वहाँ पर जो गोरे लोग थे उन्हीं का राज था, जो ब्रिटिशर्स थे उन्हीं का राज्य था। ठीक है, तब ऑस्ट्रेलिया जो था वो ब्रिटिशर्स के अंडर में था।
Similarly, the small countries of the Caribbean that together make up the West Indies team were British colonies till well after the Second World War. अब उसी तरह से जो स्मॉल कंट्रीज़ थी कैरिबियन की, मतलब कि जो नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में जो छोटे छोटे आइलैंड होते हैं ना, कैरिबियन आइलैंड जो थे उसकी जो छोटी छोटी कंट्रीज थी, उन्होंने मिलकर टीम बनाई थी वेस्ट इंडीज़ टीम्स, और वो भी तब तक ब्रिटिश कॉलोनीज़ थी। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले तक वो भी ब्रिटिश कॉलोनीज़ ही थी, मतलब ब्रिटिश के अंडर में थी, बट बाद में वो भी चेंज हो गई, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनकी भी खुद की वेस्ट इंडीज़ टीम बन गई। नाउ अब हम पार्ट 3 देखते हैं। टेलीविज़न कवरेज चेंज्ड क्रिकेट, इट एक्सपैंडेड द ऑडियंस फॉर द गेम बाय द बीमिंग क्रिकेट इन्फो स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस। अब ये इसमें जो है बताया गया है कि जो टेलीविज़न कवरेज था उसने क्रिकेट को एक पूरी तरह से चेंज कर दिया, मतलब जो क्रिकेट की ऑडियंस थी वो काफ़ी एक्सपांड हो गई, मतलब काफ़ी बढ़ चुकी थी, काफ़ी फैल चुकी थी, क्योंकि जो छोटे छोटे शहर और जो छोटे छोटे गांव थे वहाँ तक भी क्रिकेट अब पहुँचने लगा था थ्रू द टेलीविज़न, मतलब अब टीवी पे भी लोग क्रिकेट को देख लिया करते हैं। Children who had never previously had the chance to watch international cricket because they lived outside the big cities could now watch and लर्न बाय इमिटेटिंग देयर हीरोज़। वो चिल्ड्रन जो कि पहले इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं देख पाते थे, उनके पास ऐसा कुछ चांस नहीं था देखने का, क्योंकि वो जो बड़ी बड़ी सिटी से उसके बाहर रहा करते थे, लाइक छोटे गांव में या छोटे शहरों में रहा करते थे, तो अब वो भी देख पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टेलीविज़न की वजह से। और अपने जो हीरोज़ होते हैं, मतलब जो क्रिकेट में जिसके वो फैंस होते हैं, जो उनका फेवरेट प्लेयर होता है, उनको इमिटेट करना है, फॉलो कर पाते हैं और उन्हें देख पाते हैं। The technology of satellite television and the worldwide reach of multinational television companies created a global market for cricket। जो टेक्नोलॉजी थी सैटेलाइट टेलीविज़न की वो वर्ल्ड वाइड थी, मतलब पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। जो मल्टीनेशनल टेलीविज़न कंपनीज थी उसने क्रिकेट के लिए एक ग्लोबल मार्केट, मतलब पूरी दुनिया भर के लिए एक अच्छा सा मार्केट क्रिएट किया था। मैचेस इन सिडनी कुड नाउ बी वॉच्ड लिव इन सूरत। अब जो सिडनी में मैचेस हुआ करते थे वो सूरत में बैठकर भी देखे जा सकते थे, मतलब अब सूरत के रहने वाले लोग वहाँ पर अपने घरों में बैठकर भी सिडनी के यानी इंटरनेशनल जो मैचेस वगैरह होते हैं वो देख सकते थे। Since India had the largest viewership for the game amongst the cricket-playing nations and the largest market in the cricketing world, the game's center of gravity shifted to South Asia। अब जो था जैसे कि इंडिया जो है वहाँ का लार्जेस्ट व्यूवरशिप है, मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा देखने वाले हैं, क्रिकेट प्लेइंग नेशंस में से है एक। अब जो था क्रिकेट था वो धीरे धीरे चेंज होता गया एंड जो गेम सेंटर था वो शिफ्ट हो गई साउथ एशिया पे। दिस शिफ्ट वॉज सिम्बलाइज्ड बाय द शिफ्टिंग ऑफ द ICC हेडक्वार्टर्स फ्रॉम लंदन टू टैक्स फ्री दुबई। अब ये जो था शिफ्ट वो सिम्बलाइज करता था, किसके द्वारा सिम्बलाइज किया गया था? जो ICC हेडक्वार्टर थे, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो हेडक्वार्टर, ICC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उनके जो हेडक्वार्टर्स थे वो लंदन से टैक्स फ्री दुबई में शिफ्ट हो गए थे। इस वजह से जो था वहाँ का जो व्यूवरशिप था क्रिकेट प्लेइंग का नेशन का और जो लार्जेस्ट मार्केट था वो साउथ एशिया में शिफ्ट हो गया था। ऑल्दो वो इंडिया में भी तो ज़रूर था। आगे वो बताते हैं 150 years ago, the first Indian cricketers, the Parsis, had to struggle to find an open space to play in। अब जो 150 years ago मतलब 150 साल पहले जो फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर्स थे यानी कि जो पारसीज थे, उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया था वो जो क्रिकेट है इंडिया में खेलने के लिए। बट नाउ today, the global marketplace has made Indian players the best paid, most famous cricketers in the game, men for whom the world is a state। But आज जो ग्लोबल मार्केट प्लेस है वो इंडियन प्लेयर्स के लिए काफ़ी अच्छा है, बेस्ट पेड, मतलब उन्हें अब उसके लिए पे भी किया जाता है।
और जो फेमस क्रिकेटर है वो वर्ल्ड इस उनके लिए जो वर्ल्ड है वो पूरा स्टेज है, मतलब वो इंटरनेशनली भी अपने स्किल्स को बताते हैं, क्रिकेट को शो करते हैं। This transformation was made up of many smaller changes. The replacement of the gentlemanly amateur by the paid professional. The triumph of the one-day game as it's overshadowed Test cricket in terms of popularity. And the remarkable changes in global commerce and technology. अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था उसकी वजह से जो था छोटे छोटे चेंजेस आए थे, जैसे कि पहले वो सिर्फ शौकिया तौर पे खेला जाता था क्रिकेट, जो ब्रिटिश एम्पायर था उनके बीच में ही हुआ करता था, एज अ कॉन्टेस्ट खेला जाता था। बट अब जो था उसके लिए प्रोफेशनल वे में खेला जाता है और उसके लिए जो प्लेयर्स होते हैं उन्हें पे भी किया जाता है, उन्हें पैसे दिए जाते हैं और काफ़ी फेम और नेम भी उन्हें मिलता है। और जो वन डे गेम था उसने टेस्ट क्रिकेट को जो था ओवरशेडो कर दिया था इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी, मतलब कितना ज़्यादा वो फेमस है। तो जो टेस्ट मैच होते हैं वो काफ़ी वो जो थे वन डे से थोड़े कम पॉपुलर थे। और ये जो था रिमार्केबल चेंजेस आए थे, रिमार्केबल मतलब याद रखने लायक, जो काफ़ी अलग तरह के चेंजेस है वो पूरे ग्लोबली मतलब पूरे दुनिया के तौर पे आए थे। कॉमर्स और टेक्नोलॉजी, मतलब कॉमर्स और टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में जितना भी था क्रिकेट के लिए ये सारे चेंजेस आए थे जो काफ़ी रिमार्केबल थे। ठीक है, सो ये जो था चैप्टर रामचंद्र गुहा ने लिखा था, उनकी जो बुक थी इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड फर्स्ट, उसका चैप्टर 7 से लिया गया है। ठीक है, सो ये जो चैप्टर है यहाँ पर कंप्लीट होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। थैंक यू।